हाँ, तो आइए मेरे प्यारे प्रतियोगियों, सभी प्रतियोगी छात्रों का मैं अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर से अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आइए प्यारे विद्वान साथियों, हम चर्चा कर चुके थे अलंकारों के 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। आज हम चौथा लेक्चर लेके आ रहे हैं। चौथे लेक्चर में क्या है, जो शेष बचे हुए अलंकार हैं उसकी चर्चा करते हैं। यानी हम उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तक चर्चा तीसरे लेक्चर में कर चुके हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक क्या होता है और उत्प्रेक्षा क्या होता है। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 4 में अगली चर्चा करते हैं। अगले 4 अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो चौथा अलंकार है आपका यानी संदेह। चौथा अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। तो आइए प्यारे विद्वान साथियों, संदेह अलंकार क्या है इस पर आप हम चर्चा करते हैं। संदेह अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय और उपमान में संशय बना रहे। यानी उपमेय और उपमान में संशय बना रहे। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, उसमें संशय की स्थिति हो तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मुख है मुख मुख है कि चंद्र है। मुख है कि चंद्र है। अलंकार है मुख है कि चंद्र है। मुख है कि चंद्र है, यहां पर मुह और चंद्रमा में संदेह अलंकार है। मुह इतना सुंदर है कि वो ऐसा लग रहा है मानो चंद्र हो। अगला उदाहरण, क्रोध है कि ज्वाला। क्रोध है कि ज्वाला। रस्सी है या सांप। रस्सी है कि सांप। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर उपमेय और उपमान में संशय बना रहे, संदेह बना रहे, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। उपमेय उपमान में क्लियर नहीं हो पाए क्या उपमेय है क्या उपमान है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उसे आप देखिए। उसमें भी संशय बना रहता है। क्या है संदेह अलंकार का, जैसे सारी बिच नारी है। सारी बिच नारी है कि सारी बिच नारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी ही की सारी है
कि सारी ही की नारी है। यहाँ पर विद्वान साथियों, ये आप देख रहे हैं कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये उस समय की बात है प्यारे प्रतियोगियों, महाभारत के समय की बात है। उस समय पर जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है तो खींचते खींचते साड़ी इतनी बढ़ जाती है कि दुशासन को कन्फ्यूजन होने लगता है, भ्रम होने लगता है, संदेह होने लगता है कि ये जो साड़ी है ये नारी के अंदर से निकल रही है कि नारी साड़ी के अंदर से निकल रही है। इस नारी की साड़ी बनी हुई है कि साड़ी की नारी बनी हुई है। तो इस बात का उसे संदेह होता है। तो यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। तो संदेह अलंकार आप समझ गए होंगे कि संदेह अलंकार क्या होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में संशय बना रहता है तो वहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। प्यारे प्रतियोगियों, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? भ्रांतिमान होता है भ्रम, जब सादृश्यता के कारण, जब भ्रमवश उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, जब भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पांचवा अलंकार पढ़ेंगे हम, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान में क्या है, जब भ्रमवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, उपमेय ही उपमान है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार। भ्रमवश, भ्रमवश भ्रम के कारण, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना और उस तरह से जिस प्रकार सांप से डरते हैं उस प्रकार रस्सी से डरना, तो वहां पर भ्रांतिमान है। लेकिन रस्सी में सांप का संदेह व्यक्त करना, उसे डरे नहीं, तो वहां पर संदेह है। लेकिन सांप समझ लेना और उसे डरकर भागना, वो संदेह है, वो भ्रांतिमान। भ्रांतिमान के अन्य उदाहरण लेते हैं। भ्रांतिमान के उदाहरणों में आप पढ़ेंगे, जैसे भ्रमवश, यानी भ्रमवश रस्सी को सांप समझ लिया जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आप भ्रांतिमान अलंकार को आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, बिल विचार प्रवसन लगो, बिल विचार, बिल विचार प्रवसन लगो, बिल विचार प्रवसन लगो, बिल विचार प्रवसन लगो, नाग सुंड में ब्याल, नाग सुंड में ब्याल। बिल विचार प्रवसन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू तारू रूख, ताहू तारू रूख समझी, ताहू तारू रूख समझ लियो उठाए ताल, लियो उठाए उत्ताल। तो इसमें क्या है मेरे प्यारे प्रतियोगियों, यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है, वो कैसे है इसकी चर्चा मैं बताता हूं। यहां पर एक हाथी है और एक सर्प है, दोनों को भ्रम हुआ है। भ्रम किस प्रकार हुआ है, एक जो हाथी है वो
गन्ने के खेत में चल रहा है और उसे जो गन्ने के खेत में आग लगी हुई है, उस आग के कारण गन्ने के टुकड़ों का रंग काला हो गया है। तो काला हो गया है तो उन्हें वो बीन बीन के खा रहा है। उधर एक सर्प निकलता है और वो भी उस मेड़ से होकर गुजरता है, खेत की चार दीवारी से, और एक बिल की तलाश कर रहा है। तो इस यहाँ पर हाथी और सांप दोनों को क्या होता है, भ्रम होता है। कैसे? बिल विचार प्रवचन लगो नाग शुंड में व्याल, यानी हाथी की सूंड में सर्प घुसने लगता है। क्या? बिल, यानी बिल समझकर, उसे एक बिल समझकर, बिल का विचार धारण करके मन में हाथी की सूंड में प्रवेश किया। उधर यानी उसको सांप को, हाथी की सूंड को उसने बिल समझ लिया। उधर हाथी ने उसे काला गन्ना समझकर ताहू तारू, ताहू उसने भी उसे रूख माने काला गन्ना, रूख का मतलब है काला गन्ना, तो काले गन्ने की भ्रांति हो गई उसे और उसे रूख समझ के लियो उठा उत्ताल, तत्काल उसे उठा लिया। तो यहाँ पर हाथी और सर्प दोनों को भ्रांति हुई है। तो यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है मेरे विद्वान साथियों। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है भ्रांतिमान का। देखें, यहां पर भी भ्रम होगा। देखिए, अगला उदाहरण है जैसे मुन्ना ने मम्मी के सिर पर, मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, देखी दो दो चोटी। एक बालक है, उसकी मां सोई हुई है और वो घूमता हुआ छोटा बालक है, फर्श पर खिसरता खिसकता हुआ मां के पास आता है। मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, भयवश भाग गया। मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, भयवश भाग गया मम्मी के सिर पर सांपिन लोटी। एक छोटा बालक है, वो अपनी माँ के पास आता है और माँ उसकी सोई हुई है, उसके सिर पर दो चोटियां हैं। जब मुन्ना को ये देखता है, उसके सिर पर दो चोटी देखता है, तो उसे डर लगने लगता है। उन चोटियों में उसे सर्प की आकृति दिखाई देती है। तो भयवश भाग गया मम्मी के सिर पर सांप है ना लोटी। भयवश मुन्ना भाग गया, यानी मम्मी के सिर पर तो सांप है ना लोटी हुई है, ऐसा उसे भ्रम होता है। तो ये भी क्या है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। तो भ्रांतिमान के बाद और भी कई उदाहरण हैं जो भ्रांतिमान के हैं। जैसे पाए महावर दैन को नायन बैठी आए, देख पाए महावरी एड़ी मुड़त जाए, ये है। अगला उदाहरण है भ्रांतिमान का, किंसुक कुसुम जान कर बैठा, बोहरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उससे समझकर। बहुत से उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या है, भ्रांति होती है दोनों को, यानी जिस उपमेय और उपमान में भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये आपने भ्रांतिमान अलंकार को समझा। इसके बाद अब हम पढ़ाते हैं अतिशयोक्ति। भ्रांतिमान के बाद है हमारा अतिशयोक्ति, यानी पांचवा छठवां।
छठवां है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, यानी किसी बात को, अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए या उसको इतना घटाकर प्रस्तुत किया जाए कि जो उसमें आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की बड़ाई की जाए या आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की बड़ाई के अलावा उसे घटाई की जाए, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी चीज को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देना, किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की गुणों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाना अतिशयोक्ति है, या आवश्यकता से अधिक घटाना अतिशयोक्ति है। तो आप देखें, जब किसी वस्तु के गुण दोषों को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सारी जल गई। लंका सारी जल गई, जल गई। गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहां पर आवश्यकता से अधिक क्या है, यहां कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है और लंका सारी जल गई है, निशाचर भाग गए। जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई मेरे मित्र। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति दिखाई गई। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है किसी बात को, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखें, कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूं अतिशयोक्ति अलंकार की। वहां पर भी अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार में जिस चीज को बढ़ा दिया जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कह सकते हो, अतिशय प्लस युक्ति, इसका संधि विच्छेद करें, अतिशय प्लस युक्ति बराबर अतिशयोक्ति। तो इसमें कौन सी संधि है, अगर कहा जाए अतिशयोक्ति में संधि ढूंढें तो गुण संधि है मित्रों। तो दूसरा उदाहरण है अतिशयोक्ति का। जैसे लाइट गई, लाइट जा चुकी है, वीडियो पॉज करो। हाँ तो मित्रों, इस समय पर लाइट जा चुकी है, तो इस समय पर अन्य उदाहरणों को बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसीलिए मैं कुछ मुंह से आपको सुना देता हूँ, आप सुन सकते हैं। और बाकी के अलंकारों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो जैसे अतिशयोक्ति के अन्य उदाहरण में बताऊं तो उन्हें आप सुन सकते हैं। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोच रहे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े के बारे में अतिशयोक्ति बताई गई है कि राणा प्रताप के सामने एक अपार नदियाँ, एक अपार चौड़ी नदियाँ पड़ी हुई है और राणा घोड़े पर सोच रहे हैं कि इस नदिया को किस प्रकार पार किया जाए। तो राणा इस समय पर विचार कर रहे हैं, तब तक चेतक उस पार हो गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति दिखाई गई है, तब तक राणा आदेश नहीं देंगे चेतक को, तब तक वो दूसरी पार कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति दिखाई गई है। इसके अलावा अतिशयोक्ति में उदाहरण में ये भी ले सकते हैं कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर,
और राणा प्रताप का घोड़ा था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। पुतली कहते हैं मित्रों आँख को। जब आँख फिरने में कितना वक्त लगता है और घोड़ा को फिरने में कितना वक्त लगता है, तो जाहिर सी बात है आँख को फिरने में, आँख को जल्दी फेरा जा सकता है, घोड़े को फेरने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दिखाया गया कि राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक राणा की पुतली फिर नहीं पाती थी, तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहाँ पर राणा की जो राणा के बारे में बताया गया है, महाराणा प्रताप के बारे में अतिशयोक्ति यानी आवश्यकता से अधिक उसका वीरता का बखान किया गया है। ये थोड़ी अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। तो ये सब अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हम 3 अलंकारों की चर्चा कर चुके हैं इस एपिसोड में। इसके बाद लेक्चर 5 और लेके आएंगे, जिसमें सभी अलंकारों को समापन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मानवीकरण और आपका उदाहरण और जो भी बचे हैं आपके उन अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इस समय पर लाइट जा चुकी है, इसीलिए मैं आपको वीडियो ये बोर्ड पर नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं आपको मौखिक वीडियो सुना रहा हूँ। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं आपके लिए अनवरत कार्य करता रहूँगा। आप मेरे लिए इतना कर दें कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट्स में भी लिखा करें। अगर तुम्हें मेरी पढ़ाई में कुछ गुण दोष दिखाई दे रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।